डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से एमए इतिहास खंड सा, चतुर्थ सेमेस्टर, इकाई तृतीय से एक अध्याय यूरोपीय प्राच्यवादियों का भारतीय संस्कृति में योगदान विषय पर आज हम बात करेंगे। प्राच्यवाद का शाब्दिक अर्थ प्राच्य और वाद से मिलकर बना है शब्द। प्राच्य का अर्थ पूर्वी, पूर्व का अथवा प्राचीन या पुराना, इन संदर्भों में लिया जाता है। अतः पूर्व का और प्राचीन, पूर्व से अर्थ यहां पर हम भारत से ले रहे हैं, यद्यपि पूर्व से वास्तविक अर्थ भारत के अतिरिक्त चीन, जापान, मध्य पूर्व के देश एवं एशिया के अन्य देशों से मिलाकर लिया जाता है, क्योंकि हमें जो अध्याय दिया गया है वो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में है। इस कारण पूर्व से अर्थ भारत के संदर्भ में लिया जा रहा है। शासन के दृष्टिकोण से यदि देखें तो प्राच्यवाद का अर्थ भारतीय विकास का मानचित्र, प्राचीन भारतीय संस्थाओं, साहित्य, मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, भाषाओं एवं पद्धतियों पर आधारित हो। दूसरे शब्दों में भारतीय विकास का ढांचा भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, अथवा सामान्य अर्थों में भारतीय संस्कृति का समर्थन ही प्राच्यवाद है। पूर्वी संस्कृतियों के लिए इस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है। प्राच्यवाद के विषय में एडवर्ड सईद का ग्रंथ जो 1978 में प्रकाशित हुआ, ओरिएंटलिज्म, इसने एक नई परिभाषा, नया दृष्टिकोण प्राच्यवाद के विषय में दिया। उनके कथन पर हम विचार कर लेंगे। प्राच्यवाद एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत पश्चिम द्वारा 18वीं एवं 19वीं सदी के दौरान स्वयं को केंद्र में रखकर अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए पूर्वी संस्कृतियों की स्थावर संरचना बनाई गई। एडवर्ड सईद मानते हैं कि प्राच्यविदों द्वारा ज्ञान की अत्यंत परिष्कृत राजनीति के अंतर्गत यूरो केंद्रित पूर्वाग्रहों का प्रयोग करके एशिया तथा मध्य पूर्व की भ्रांत और रोमानी छवियां गढ़ी गईं, ताकि पश्चिम की औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को तर्क प्रदान किया जा सके। सईद का जो अध्ययन है वह बात तो प्राच्यवाद की ही करता है, पूर्वी संस्कृतियों की बात करता है, किंतु मध्य पूर्व की संस्कृति, स्पष्टतः कहें तो इस्लामिक संस्कृति की ही चर्चा उन्होंने की है और केवल मध्य पूर्व तक उनका अध्ययन सीमित रहा है। इसलिए पहले ही इसे पूरी तरह पूर्वी नहीं कहा जा सकता। इस कारण से इनके जो निष्कर्ष हैं वो पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है, त्रुटिपूर्ण अध्ययन उसको कहा जा सकता है, किंतु फिर भी बहुत सारे तथ्य उनके अध्ययन से स्पष्ट हुए। पहली बात ये कि पश्चिम अपनी सभ्यता और संस्कृति को विश्व का केंद्र मानता है, उपनिवेशों के अनुचित कार्यों को सही सिद्ध करने का प्रयास भी करता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन की जो थ्योरी है, जो यूरोपियन लोगों ने प्रतिपादित की। इस तरह के अन्य सिद्धांत भी गढ़े गए, जैसे आर्यों को विदेशी कह दिया गया जबकि वो मूलतः भारत के ही निवासी थे। इस तरह से अनेक तथ्य इससे स्पष्ट होते हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि विदेशी आक्रांता, पृथक धर्म और संस्कृति, विजेता, श्रेष्ठ जाति के होने के अभिमान के साथ इनका भारत में आगमन हुआ, शासक वर्ग के होने का गर्व, साथ ही साथ मुख्य लक्ष्य इनका आर्थिक लाभ प्राप्त करना ही रहा था। क्या इन परिस्थितियों में कोई वस्तुतः प्राच्यवादी भी हो सकता था? क्या वह भारतीय संस्कृति का समर्थन कर सकता था? क्या उस पे गर्व का अनुभव कर सकता था? और क्या कोई योगदान भी दे सकता था? ये मूल प्रश्न उत्पन्न होता है। आइए हम इस पर विचार करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि यूरोपीय प्राच्यवादियों ने पृथक पृथक कारणों और उद्देश्यों को लेकर लक्ष्य तय किए थे। दो वर्ग यूरोपीय प्राच्यवादियों के थे। प्रथम, जो वस्तुतः भारत के विकास के पक्षधर थे, भारतीय आधारों पर तथा भारतीय संस्कृति से वास्तविक लगाव या प्रेम रखते थे, यद्यपि इनकी संख्या नगण्य थी। दूसरा वर्ग था यूरोपीय प्राच्यवादियों का, जो भारतीयों को उनके आधारों पर विकास इसलिए देना चाहते थे कि उनका परिचय पाश्चात्य पद्धतियों व विचारधारा से कहीं न हो जाए तथा वे अंग्रेजों की बराबरी का दावा न करने लगे। वो इसलिए चाहते थे कि पूर्वी ढंग से शिक्षा हो, विकास का आधार पूर्व का हो और पूर्वी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को अच्छा मानते रहें और यूरोपीय विचारधारा से उनका परिचय न हो जाए। इसलिए वे प्राच्यवादी थे। इनकी संख्या अधिक थी, किंतु फिर भी यूरोपीय प्राच्यवादियों का योगदान महत्वपूर्ण था, जो निम्न विवरण से हमारे आगे की चर्चा से स्पष्ट होगा। शिक्षा की भाषा तथा संस्कृति को लेकर प्राच्यवादियों एवं पाश्चात्यवादियों में सन 1813 से प्रारंभ हुआ विवाद 1835 तक अनवरत चलता रहा। यूरोपीय प्राच्यवादियों का इस संदर्भ में योगदान एवं भारतीय संस्कृति के संदर्भ में उनका योगदान हम इन बिंदुओं पर देखते हैं। पहला है भारतीय शिक्षा नीति के निर्धारण हेतु प्राच्यवादियों के प्रयास। प्राच्यवादियों ने पाश्चात्यवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष किया। सन 1793 में कंपनी के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जा रहा था। इस समय एक मुद्दा था, ईसाई मिशनरियों को शिक्षा का अधिकार दिया जाए भारत में और उपनिवेशों में। इस संदर्भ में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी विवाद चल रहा था और यहाँ पर प्राच्यवादियों ने उसका खुलकर विरोध किया, जमकर विरोध किया और इसी का परिणाम था कि 1793 में मिशनरीज को भारत में शिक्षा देने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये इनका योगदान था। भारत में मिशनरियों को शिक्षा व धर्म के प्रचार के लिए रॉबर्ट विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट का विरोध इन प्राच्यवादियों के द्वारा किया गया। रेंडल जैक्सन नाम के प्राच्यवादी थे, इन्होंने विरोध किया था और भारत में जो निवास कर रहे थे यूरोपीय प्राच्यवादी, उन्होंने भी विरोध किया था। इस कारण 1793 में मिशनरीज को भारत में शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये पहला प्रभाव था कि भारतीय शिक्षा नीति के निर्धारण के लिए इन्होंने प्राच्य भाषा, साहित्य का समर्थन किया और यूरोपीय पद्धतियों का विरोध किया। दूसरा था शिक्षा हेतु भारतीय भाषा एवं साहित्य का समर्थन। इसके लिए माध्यम के रूप में प्राच्यवादियों ने माना कि भारतीय भाषा हो। उस समय की भारतीय भाषाएं प्रचलन में थी हिंदी, संस्कृत, अरबी और फारसी।
मध्यकाल में मुस्लिम आगमन के पश्चात अरबी और फारसी भाषा में भी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। तो इन माध्यमों से शिक्षा पर प्राच्यवादियों ने जोर दिया। भारतीय साहित्य का अध्ययन पर इनका जोर था। यूरोपीय साहित्य के स्थान पर भारतीय साहित्य का अध्ययन हो, भारतीय ज्ञान विज्ञान का अध्ययन किया जाए, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की सामान्य जानकारी भी भारतीयों को दी जाए, ये इनके द्वारा मांग की गई थी। प्राच्यवादियों का एक वर्ग अंग्रेजों के लाभार्थ अथवा उनकी हानि न हो, इस कारण ये प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। इनमें कुछ नाम मैं यहाँ पे उल्लेखित करना चाहूँगा। मेजर जनरल लिथोनल स्मिथ, इन्होंने कहा था अंग्रेजी शिक्षा से स्वशासन का महत्व भारतीय समझ जाएंगे और हमें ही इस देश से बाहर कर देंगे। एल्फिंस्टन के विचार थे वापस यूरोप जाने का ये सीधा मार्ग है, अतः शिक्षा प्राच्यवादी ढंग से ही हो। विल्सन ने पाश्चात्य शिक्षा भारतीयों को समानता के अधिकार की जानकारी देगा और वो समानता के लिए उठ खड़े होंगे, ये विल्सन के विचार थे। प्रिंसेप तो यही मानता था कि भारतीय पाश्चात्य शिक्षा के योग्य ही नहीं है और विशेषकर अंग्रेजी भाषा तो वो ठीक से सीख भी नहीं सकते। तो नकारात्मक इनके विचार थे, किंतु फिर भी इन्होंने इन कारणों से प्राच्य ढंग से शिक्षा का समर्थन किया। इस वर्ग की मान्यता थी पाश्चात्य शिक्षा भारतीयों को अंग्रेजों के समकक्ष खड़े होने की शक्ति प्रदान कर देगा, अतः इनको प्राच्य शिक्षा ही दी जाए। तो शिक्षा हेतु भारतीय भाषा एवं साहित्य का समर्थन किन्हीं भी कारणों से किया, लेकिन किया गया। तीसरा इनका योगदान था भारतीय साहित्य, ज्ञान विज्ञान एवं विद्वानों का समर्थन। 1813 के चार्टर या आज्ञा पत्र की धारा 43 में भारतीय शिक्षा साहित्य पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। प्राच्यवादियों का यह मानना था, इन्होंने तर्क दिया कि ये भारतीय भाषा, साहित्य, विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान के लिए व्यय किया जाना चाहिए, जबकि पाश्चात्यवादी इसका विरोध कर रहे थे और पाश्चात्य ढंग की शिक्षा, साहित्य और विद्वानों पर इसका व्यय करना चाहते थे। तो ये इन प्राच्यवादियों का योगदान था कि इन्होंने इसको प्राच्यवादी ढंग से व्यय कराने पर जोर दिया और बहुत हद तक सफलता की प्राप्त की। चौथा था संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना। 1791-92 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन जो रेजिडेंट थे उनके द्वारा स्थापित किया गया। आगरा में 1823 में संस्कृत कॉलेज स्थापित हुआ। कलकत्ता में 1824 में एम्स्टर्ड और प्रिंसेप की अनुशंसा पर संस्कृत भाषा, साहित्य और हिंदी साहित्य के अध्ययन पर जोर देने के लिए किया गया। इस प्रकार 3 संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें प्राच्यवादियों का योगदान महत्वपूर्ण था। 5वां था मदरसों की स्थापना। कलकत्ता में 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मदरसे की स्थापना की गई, जहां अरबी, फारसी भाषा, साहित्य का अध्ययन किया गया। इस प्रकार मदरसों की स्थापना का क्रम भी प्रारंभ हुआ, इसमें भी प्राच्यवादियों का योगदान था। छठा था हिंदू महाविद्यालय की स्थापना। 1817 में कलकत्ता में हिंदू महाविद्यालय स्थापित किया गया। यद्यपि नाम हिंदू महाविद्यालय था, अध्ययन यहाँ भी पाश्चात्य ढंग से कराया गया। दूसरा, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में की गई। तो हिंदू महाविद्यालयों की स्थापना में भी प्राच्यवादियों ने अपना योगदान दिया था। 7वां था यूरोपीय सभ्यता से परिचय कराना, विशेषकर समकालीन उच्च वर्ग का परिचय
यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति से कराने में प्राच्यवादियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। प्राच्यवादियों ने कड़ी के रूप में कार्य किया। यूरोप और भारत के बीच में एक लिंक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में इन्होंने काम किया। भारतीय भाषाओं के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति से परिचय कराया गया। 8वां था बंगाल के शिक्षित वर्ग को व्यावसायिक बनाना। डेविड कॉफ ने इस विषय में जानकारी दी है। पश्चिम का ज्ञान प्राच्यवादियों द्वारा भारतीयों को दिया गया, विशेषकर बंगाल के लोगों को, और इससे व्यावसायिक समझ उनको प्राप्त हुई और व्यवसाय के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। 9वां था प्राच्यवादी संस्थाओं को संरक्षण। जब प्राच्य और पाश्चात्य विवाद आगे बढ़ा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा उस पर विराम लगा दिया गया और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति भारत में अपनाई गई। उसके बाद ऐसा प्रतीत होता था कि पूर्वी ढंग से जो विद्यालय महाविद्यालय स्थापित हुए थे वे बंद हो जाएंगे, लेकिन ये प्राच्यवादियों के संघर्ष का ही नतीजा था कि लॉर्ड ऑकलैंड ने ये घोषणा की कि प्राच्य ढंग से संचालित शिक्षा संस्थानों को अनुदान दिया जाएगा, प्राच्य संस्थाएं पूर्ववत संचालित होती रहेंगी, इस पर अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई। ये भी इनकी सफलता थी। अगला था मुद्रणालयों की स्थापना। कलकत्ता में मुद्रणालय स्थापित किए गए। प्राच्य ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए, इसकी छपाई के लिए इनका उपयोग किया गया। इसमें भी इनका योगदान था। 11वां था ग्रंथों का प्रकाशन। ऑकलैंड द्वारा ग्रंथों के प्रकाशन के लिए अनुदान दिया गया। विशेषकर विद्यालयों और महाविद्यालयों में ग्रंथों के अनुवाद और उनके प्रकाशन के लिए इसको व्यय किया गया। ये भी प्राच्यवादियों की सफलता थी, उनकी देन थी। अगला था समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और उसमें लेखन भी इनके द्वारा किया गया। विशेषकर यह कार्य कलकत्ता बंगाल में हुआ। 12वां था यूरोपीय चिकित्सा प्रणाली का अध्ययन। 1826 में जॉन टायलर सुपरिंटेंडेंट थे। इनके द्वारा चिकित्सा प्रणाली का विकास यहाँ पर किया गया। मदरसे में पाश्चात्य ढंग से चिकित्सा की शिक्षा दी गई और संस्कृत कॉलेजेस में आयुर्वेद की शिक्षा दी गई। बंबई में भी जॉन मैक्लेनन के द्वारा 1826 में ही इस तरह का कार्य प्रारंभ किया गया था। तो यूरोपीय चिकित्सा प्रणाली का अध्ययन भारत में हुआ। इसमें भी प्राच्यवादियों का योगदान रहा। अगला था वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई, विशेषकर कॉलेज में, स्कूलों में और अन्य स्थलों में भी किया गया। 1891 में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थापित हुआ। तो वैज्ञानिक ढंग से रिसर्च का भी काम शुरू हुआ और प्रयोगशालाएं स्थापित हुई। 14वां था स्कूलों की स्थापना। नवीन स्कूलों की स्थापना की गई। प्राच्यवादी ढंग से, पूर्वी ढंग से छात्रवृत्तियां उनको दी गई। 25% छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। 1849 में बेथ्यून ने कलकत्ता में स्कूलों की स्थापना शुरू की गई। इसके साथ साथ सभी गांवों में स्कूलों की स्थापना पर इन्होंने प्रयास किया। छोटे जॉब के लिए इन स्कूलों से विद्यार्थी तैयार किए जाते थे, तो स्कूलों की स्थापना पर जोर दिया गया। ये भी प्राच्यवादियों की देन थी। 15वां था भारतीय समाज के पुनर्जागरण में योगदान। प्राचीन भारतीय संस्कृति का महिमा मंडन इन्होंने किया। धर्म और दर्शन, पूर्वी धर्म और दर्शन, भारतीय धर्म और दर्शन का इन्होंने समर्थन किया। शिक्षा के विकास में इन्होंने योगदान दिया। पाश्चात्य विचारों से, उदार विचारों से भारतीयों को परिचित कराया।
प्राचीन गौरव से इन्होंने परिचित कराया और इस तरह पुनः जागरण जो आधुनिक काल में भारत में चला उसमें इनका योगदान महत्वपूर्ण था। 16वां था राष्ट्रीयता के विकास में योगदान। भारतीयों को पाश्चात्य विचारों से परिचित कराया गया, देश के गौरव से भारतीय परिचित हुए, राजनीतिक अधिकारों के विषय में पाश्चात्य विचारों का आदान प्रदान भारतीयों के साथ हुआ, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत अधिकार आदि के जो विचार यूरोप में थे वो भारतीयों तक पहुंचे। इन प्राच्यवादियों का योगदान इसमें महत्वपूर्ण था और भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। 17वां था भारतीय आत्मसम्मान व आत्मगौरव को प्रेरणा। भारतीय सभ्यता या संस्कृति किसी भी अन्य यूरोपीय सभ्यता अथवा संस्कृति से हीन नहीं है, उनके बराबर है और कहीं उनसे उच्च है। इस भावना को भरने में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। भारतीय इतिहास के गौरव को इन्होंने उद्घाटित किया। इतनी खोज और रिसर्च उस समय हुए, उससे भारतीयों का आत्मसम्मान और आत्मगौरव बढ़ा, उसकी प्रेरणा प्राप्त हुई और भारतीयों ने अनुभव किया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति भी यूरोपीय संस्कृति से या सभ्यता से किसी भी स्थिति में कमतर नहीं है। 18वां था प्राच्य शिक्षण संस्थाओं की रक्षा। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में इन्हीं प्राच्यवादियों के प्रयास के पश्चात ये घोषणा की थी कि प्राच्य ढंग से जो शिक्षा संस्थाएं स्थापित हुई थीं वो अनवरत रूप से चलेंगी। उसके लिए अनुदान दिया गया, छात्रवृत्ति दी गई, ग्रंथों की राशि प्रदान की गई। 19वां था प्राचीन शिक्षा साहित्य का गौरव स्थापित करना। भारतीय शिक्षा पद्धति जो विद्यालयों की थी, गुरुकुल प्रणाली की थी, भारतीय विशद साहित्य जो था उसका इन्होंने समर्थन किया, उसका उद्घाटन किया और भारतीयों को भी उसका परिचय दिया। प्राचीन शिक्षा और साहित्य के पीछे जो गौरव का भाव था वो लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला था प्राच्य साहित्य पाश्चात्य साहित्य से कमतर नहीं। इस मत की स्थापना इन लोगों ने की। वेद उपनिषद का महत्व स्थापित किया। मैकाले ने जो मत रखा था उस मत का इन्होंने खंडन कर दिया। मैकाले का यह मत था, प्रसिद्ध उनकी कहावत कि ऑक्सफोर्ड के एक रैक में रखे हुए पुस्तक में जो ज्ञान है वो पूरे पूर्वी साहित्य या पूरे पूर्वी ज्ञान से कहीं अधिक है। वेदों का, उपनिषदों का, अर्थशास्त्र, भगवत गीता, रामायण और ऐसे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन, अनुवाद कार्य कर प्राच्य साहित्य, प्राच्य शिक्षा, भारतीय परंपराओं को, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति के समकक्ष खड़ा किया। अगला था ऐतिहासिक बोध का जन्म। विभिन्न लिपियां, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठ लिपि इस काल में पढ़ी गई। ऐतिहासिक रूप से जिसकी जानकारियां भारतीयों को नहीं थीं, वो जानकारियां अपनी खोजों से स्पष्ट करके इतिहास बोध का जन्म हुआ। इतिहास लेखन की नवीन पद्धति का भी जन्म हुआ। इस तरह से भारतीयों में इतिहास बोध जागृत करने में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। 22वां भारतीय दर्शन का पुनरुद्घाटन। षड्दर्शन, वेदों की परंपरा, उपनिषदों का आधार, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इस तरह भारतीय संस्कृति विभिन्न दर्शनों से, उसकी परंपराओं से संपन्न थी। उसका उद्घाटन करने में, सामने लाने में, स्पष्ट करने में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। अगला था
भारतीय भाषाओं की महत्ता स्थापित संस्कृत, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत के बारे में इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। यूरोपीय भाषाओं से इनकी बहुत समानता है। इस तरह भारतीय भाषाओं को जिनको कि हीन समझा गया था, उसे भी यूरोपीय भाषाओं के समकक्ष खड़ा करने में इनका योगदान था। अगला, भारतीय संस्कृति का यूरोप में प्रसार और प्रचार अनुवाद कार्य के माध्यम से ये कार्य किया गया। मुख्य रूप से वेदों का अनुवाद हुआ, उपनिषदों का, भगवत गीता का सर्वाधिक अनुवाद भगवत गीता का किया गया। लैटिन में, जर्मन में, अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ। रामायण, पुराणों में विष्णु पुराण, हितोपदेश, इन सब का अनुवाद कार्य किया गया। भारतीय परंपरा, रीति रिवाज का अध्ययन किया गया और ग्रंथों के रूप में यूरोप में इनका प्रकाशन किया गया। इस तरह भारतीय संस्कृति का, पूर्वी संस्कृति का यूरोप में प्रचार प्रसार हुआ। यूरोप को भी इनका परिचय दिया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध है। 25वां बिंदु है प्राच्यवादियों का व्यक्तिगत योगदान। इसमें जो प्रमुख प्राच्यवादी थे, यूरोपियन प्राच्यवादी थे, हालांकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, किंतु प्रमुख रूप से जिनका योगदान रहा, उनका व्यक्तिगत योगदान हम यहाँ देखेंगे। पहला, विलियम जोन्स। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में यहाँ कार्य कर रहे थे। सबसे बड़ा योगदान इनका था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इन्होंने स्थापना की थी। इसमें प्राच्य विषयों के अध्ययन और शोध कार्य को प्रोत्साहन दिया गया, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में कार्य किया गया। यहाँ पर पांडुलिपियों का, हस्तलिपियों का संग्रह किया गया। 47,000 से अधिक पांडुलिपियां यहाँ पर संग्रहित हैं, जो 26 भाषाओं से संबद्ध हैं। अशोककालीन पांडुलिपियां भी हैं। 1,17,000 ग्रंथ संकलित हैं। मूर्तियां, सिक्के संकलित हैं। इंडियन म्यूजियम ऑफ कलकत्ता भी इसकी सहयोगी संस्था के रूप में इन्होंने स्थापित की। मनुस्मृति का अनुवाद इनके द्वारा किया गया अंग्रेजी में। एशियाटिक सोसाइटी का योगदान बहुत व्यापक था। भारतीय इतिहास को, हमारी परंपराओं को सहेजने में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। दूसरे व्यक्ति मैक्स मूलर, जर्मन मूल के थे, इंग्लैंड में कंपनी के कर्मचारी थे। इनके योगदान के विषय में देखेंगे। पहला था सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, 51 जिल्दों में प्रकाशित हुई और इसी के प्रकाशन के साथ भारतीय संस्कृति का परिचय यूरोपीय लोगों को प्राप्त हुआ। संस्कृत भाषा व ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया। वेदों का अनुवाद इनके द्वारा किया गया। उपनिषदों का अनुवाद इनके द्वारा किया गया। हितोपदेश का इन्होंने अनुवाद किया जर्मन भाषा में। ऋग्वेद संहिता जो शायनाचार्य ने लिखा था, उसका भी इन्होंने अनुवाद प्रस्तुत किया। इन्होंने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग स्वीकार किया और जब इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, तो इन्होंने कहा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, ये भारतीयों की उपलब्धि है, ये इन्होंने स्पष्ट किया। अंतिम समय में अपनी मृत्यु के पूर्व बौद्ध धर्म और साहित्य का गहन अध्ययन कर रहे थे। उस समय मृत्यु को प्राप्त हुए। यद्यपि वेद और उपनिषदों को दूषित करने, उसे पूर्वाग्रहपूर्ण विवरण देने का इन पर आरोप लगाया जाता है। इसके विषय में कहा जाता है कि माना जाता है कि मैकाले के दबाव के कारण, इसके कुछ प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं, उसके दबाव के कारण इन्होंने ये प्रयास किया
ऐसा माना जाता है। किंतु फिर भी इनका योगदान महत्वपूर्ण था। पश्चिम को भारतीय दर्शन, धर्म, साहित्य का इन्होंने परिचय दिया, ये महत्वपूर्ण था। तीसरे व्यक्ति थे विल्सन, हॉरेस हेमन विल्सन। ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया, मेघदूत का अनुवाद किया, संस्कृत अंग्रेजी कोर्स 1890 में इन्होंने दिया, आयुर्वेद का अध्ययन किया, हैजा और कोढ़ की चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से इन्होंने करने का प्रयास किया। 1840 में विष्णु पुराण का अनुवाद इन्होंने किया। 6 भारतीय नाटकों का अनुवाद 1827 में इनके द्वारा किया गया। ये विल्सन का व्यक्तिगत योगदान था। अगले व्यक्ति थे जिरासिम लेबेडेव। ये रशियन थे, यूरोप में भ्रमण करते थे, भारत में भी इनका आगमन हुआ। इनके कार्य थे भारतीय धुनों को यूरोपीय वाद्य यंत्रों से बजाया जाना, ये इन्होंने किया। बंगाली भाषा के नाटकों का अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया, 2 नाटकों का। यूरोपीय थिएटर इन्होंने कलकत्ता में खोला 1795 में। यहाँ पर अनवरत रूप से नाटक किए जाते थे, खेले जाते थे। 5वां था जीन एंटाइन डुबोइस, फ्रेंच व्यक्ति था, भारत में डोडा स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति का अध्ययन किया, सीखा भारतीयों के बीच रहकर, और फ्रांस जाने के बाद हिंदू कस्टम्स एंड सेरेमनीज नाम का ग्रंथ इन्होंने लिखा और फ्रांसीसियों को भारतीय संस्कृति का परिचय इनके द्वारा दिया गया। अगले व्यक्ति थे ऑगस्टस विलियम सेलगेल। ये संस्कृत के प्रोफेसर थे और भगवत गीता का लैटिन में इनके द्वारा अनुवाद किया गया। अगले व्यक्ति थे सर चार्ल्स विल्किंस। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। भगवत गीता का अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया था। अगले व्यक्ति थे हेनरी थॉमस कॉलब्रुक। इनका भी योगदान महत्वपूर्ण था। विलियम जोन्स के अधूरे कार्यों को इन्होंने पूरा किया। भारतीय रीति रिवाज का अध्ययन और अनुवाद किया। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य द्वारा लिखित मिताक्षरा का अनुवाद किया। जीभूत वाहन के दाय भाग का इन्होंने अनुवाद किया। यज्ञ हवन की प्रक्रिया का इन्होंने लेखन किया। शब्दकोश इन्होंने गढ़ा, संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश। ब्रह्मगुप्त के बीजगणित, अंकगणित का अनुवाद इनके द्वारा किया गया। अगले व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने खरोष्ठ लिपि पढ़ी, ब्राह्मी लिपि पढ़ी, उसका अर्थ समझाया, सिक्कों की पहचान की, गुप्तकालीन, कुषाणकालीन, बैक्ट्रियन सिक्कों की पहचान इन्होंने की। सैंधव लिपि को पढ़ने का दावा भी इनके द्वारा किया गया, ये इनका योगदान था। अगले व्यक्ति थे कॉलिन मैकेंजी, स्कॉटिश थे, ब्रिटिश आर्मी में सम्मिलित हुए। इन्होंने पांडुलिपियों का अनुवाद कार्य किया। हेनरी थॉमस ये प्रथम संस्कृत भाषा के अध्ययन करने वाले थे और इनके द्वारा ही संस्कृत के अध्ययन की परंपरा डाली गई। अगला नाम है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, श्रीमती एनी बेसेंट। प्रबल प्राच्यवादी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संचालन इन्होंने किया था। इनके कार्य बड़े महत्वपूर्ण थे। इनके द्वारा भी भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। महाभारत और रामायण पर इन्होंने टीका लिखी, जो संक्षिप्त टीका थी। हिंदू और बौद्ध धर्म की ये प्रबल पैरोकार थीं। विश्व के श्रेष्ठतम धर्मों की संज्ञा सनातन धर्म या हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को इन्होंने दिया था। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। मूर्ति पूजा का इन्होंने समर्थन किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को आराधना या उपासना का सरलतम उपाय माना था। भारतीय
स्वातंत्र आंदोलन में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। होम रूल लीग इन्होंने स्थापित किया, कांग्रेस में सम्मिलित हुई, लखनऊ कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने की। भारत की ओर से थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने नेतृत्व किया। समाचार पत्रों में ये लगातार लेख लिखती रहीं, जो प्राच्यवादी लेख थे, राष्ट्रीयतावादी लेख थे। द कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया नाम के 2 पत्रों में इनके लेख लगातार प्रकाशित होते रहे। स्त्री पुनरुद्धार, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के अधिकार पर इनके कार्य महत्वपूर्ण थे। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में भी इन्होंने योगदान दिया। एजुकेशन ट्रस्ट, बॉयज स्काउट, ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की। यद्यपि ये कंपनी की कर्मचारी नहीं थी, सरकार की भी कर्मचारी नहीं थी, परंतु इन्होंने भारत को अपना देश स्वीकार किया, भारत को अपना देश कहा, भारत की परंपराओं पर, संस्कृति पर इन्होंने गर्व किया। एक स्वाभिमानी जागरूक भारतीय अपने देश हित के लिए जो कुछ सोच सकता है वो सब इन्होंने भी सोचा। इसलिए एक विदेशी होते हुए भी इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। इनके अतिरिक्त इस संस्था से थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका जो थी ब्लेटवस्की, इनका योगदान भी महत्वपूर्ण था। ये रूसी, वर्तमान में यूक्रेन क्षेत्र की निवासी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। आर्य समाज के साथ मिलकर प्राच्य संस्कृति के प्रचार प्रसार में इन्होंने काम किया। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, सीक्रेट डॉक्ट्रिन नाम का ग्रंथ था। अडयार में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में भी की, एक संस्था की। इनका भी योगदान प्राच्यवादियों के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये व्यक्तिगत योगदान थे भारतीय संस्कृति में। 26वां बिंदु देखेंगे, भारतीय धर्म दर्शन एवं शास्त्रों पर शोध कार्य, रिसर्च वर्क। इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। और दूसरा, 1891 में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थापित हुई थी। इसके द्वारा रामायण, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अनेक प्राचीन ग्रंथों पर रिसर्च का कार्य किया गया। 1500 वर्ष पुरानी पांडुलिपियों का संग्रह यहाँ पर मिलता है। तो ये 2 प्रमुख संस्थाएं थी, एशियाटिक सोसाइटी और ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैसूर में स्थापित थी। इन्होंने भारतीय धर्म दर्शन और शास्त्रों पर शोध कार्य किया। अगला बिंदु 27वां बिंदु है, ग्रंथ रचना व शब्दकोश। मैक्स मूलर ने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट 51 जिल्दों में प्रकाशित किया। मैडम ब्लेटवस्की ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन ग्रंथ लिखा। डुबाइस ने हिंदू कस्टम्स एंड सेरेमनीज नाम का ग्रंथ लिखा। कॉलब्रुक ने शब्दकोश, संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश रचा। विल्सन ने भी संस्कृत अंग्रेजी कोश की रचना की। इस तरह ग्रंथ रचना और शब्दकोशों के माध्यम से भी इन्होंने भारतीय संस्कृति का समर्थन किया। अगला, संगठन व संस्थाओं की स्थापना। इसमें एशियाटिक सोसाइटी की चर्चा हम कर चुके, विलियम जोन्स के द्वारा। इंडियन म्यूजियम भी इन्होंने स्थापित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। एजुकेशन ट्रस्ट, बॉयज स्काउट, ब्रदर्स ऑफ सर्विस श्रीमती एनी बेसेंट ने स्थापित किया। इस तरह अनेक संगठन व संस्थाओं की स्थापना भारत में कर प्राच्यवादी संस्कृति का समर्थन इनके द्वारा किया गया। 29वां बिंदु, विशद अनुवाद कार्य। बड़ी मात्रा में अनुवाद कार्य संपादित किया गया था। वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का
भागवत गीता का, रामायण, मेघदूत, हितोपदेश, मिताक्षरा, दाय भाग, महाभारत, ब्रह्मगुप्त के सिद्धांत, भारतीय रीत, हवन की विधियों, इन सब का अनुवाद कार्य बड़े पैमाने पर हुआ और इसके माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार और प्रसार पूरे यूरोप में हुआ। न केवल यूरोप में बल्कि पूरे विश्व में इसको प्रचार और प्रसार मिला और भारतीय संस्कृति की संपन्नता की स्थापना पूरे विश्व में हुई। यहाँ तक कि भारतीयों को भी इसका परिचय हुआ। हम विस्मित किए बैठे थे अपनी संस्कृति की महानता को, उससे भी इन्होंने इस माध्यम से हमें परिचित कराया। तीसवां बिंदु था सामाजिक कुरीतियों के निवारण में योगदान। बाल विवाह, विधवा विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया, बाल विवाह को समाप्त करने का प्रयास, जाति प्रथा का विरोध, अस्पृश्यता, कन्या विक्रय, सती प्रथा आदि जो कुरीतियां थीं भारतीय समाज में, मूलतः ये हमारी संस्कृति के भी विरोधी थीं, इनका इन्होंने भी विरोध किया। 31वां बिंदु है ऐतिहासिक साक्ष्यों और पांडुलिपियों का संग्रह। ये कार्य एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा किया गया। 47,000 पांडुलिपियां 26 भाषाओं से संबद्ध हैं। मूर्तियां, सिक्के, म्यूजियम का संग्रह अलग था। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थापित हुआ, जहां पांडुलिपियों का संग्रह किया गया और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया गया। कॉलिन मैकेंजी ने पांडुलिपियों की व्याख्या और अनुवाद कार्य किया। इस प्रकार यूरोपीय प्राच्यवादियों ने विशद योगदान भारतीय संस्कृति को दिया। यूरोपीय प्राच्यवादियों का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर विशद एवं व्यापक था। इन्हीं प्राच्यवादियों ने भारतीयों को भारतीय संस्कृति की महानता तथा गौरव से परिचित कराया, जिसे स्वयं भारतीय विस्मृत कर चुके थे। भारतीय राष्ट्रवाद व पुनर्जागरण इनके प्रभावों से सुसुप्ति से जागृत हुए। समस्त प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी भी भारतीय संस्कृति की अकूत संपन्नता को देखकर अभिभूत थे। विजेता होने का उनका अभिमान पराभूत हो चुका था, किंतु उसे छिपाए रखने का भरसक प्रयत्न उन्होंने अवश्य किया। इसी प्रयत्न में उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपराओं तथा उच्च आदर्शों व साहित्य को विकृत करने का अक्षम्य प्रयास एवं अपराध किया। बहुत हद तक इसमें वो सफल भी रहे, किंतु फिर भी प्राच्यवादियों का, यूरोपीय प्राच्यवादियों का योगदान भारतीय संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। धन्यवाद।